वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे खतरनाक और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज हेरिडिटी। बच्चे यूजुअली इस चैप्टर से भागते हैं, उनको इस चैप्टर से डर लगता है क्योंकि इसमें से आपसे पूछे जाते हैं कुछ क्रॉसेस। तो वही क्रॉसेस जो हैं वो आपको थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो आज ये चैप्टर आपको एक वन शॉट वीडियो के थ्रू क्लियर करवाया जाएगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हेरिडिटी बेसिकली है क्या। हेरिडिटी है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है कि एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं, कैरेक्टर्स पास होते हैं। जैसे आपकी बॉडी की एक डिजाइनिंग है वो आपको किससे मिली है, वो आपको आपके पेरेंट्स से मिली है। तो वो जो आपके पेरेंट्स की एक जनरेशन है वो उसमें से जो आपको कैरेक्टर्स मिले हैं, जैसे कि आपकी कोई हाइट है, आपका स्किन का कोई कलरेशन है, आपके हेयर का कोई कलर है, आपके हेयर लेंथ है, तो वो जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको कहाँ से मिले हैं, वो सभी आपको आपके पेरेंट्स से मिले हैं। तो यही तो हम बोल रहे हैं कि इनहेरिटेंस या ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। किसके थ्रू ये कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं? ये कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं जीन्स की हेल्प से। अभी विद इन सेकेंड्स क्लियर करेंगे कि ये जीन्स क्या होते हैं आखिर। यहीं से आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी याद करना है, वो क्या है? वो है वेरिएशंस। वो क्या है? वेरिएशंस। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ये वेरिएशंस के बारे में आपने चैप्टर रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी आप इसको पढ़ोगे। तो वेरिएशंस क्या होती हैं? डिफरेंसेस, वैरायटी, चेंजेस, उसी को क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। अब अगर आपकी पेरेंट की बॉडी को आप अपनी बॉडी के साथ कंपेयर करो, देन यू विल कम टू नो कि चाहे आपकी बॉडी की एक बेसिक डिजाइन तो सेम है मगर फिर भी आप अपने पेरेंट्स से डिफरेंट दिखाई देते हो। तो यही क्या है? ये है वेरिएशन। तो ये वेरिएशन किसकी वजह से है? ये वेरिएशन इन जीन्स की वजह से है। सेल की जब डिवीजन होनी है, अब वहां से जब डीएनए का कंटेंट डबल होगा, अब जो नया डीएनए बनेगा ना उसमें थोड़े बहुत जीन्स में एरर आ जाएंगे, मतलब डीएनए की सीक्वेंस में थोड़ा एरर आ जाएगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं? म्यूटेशंस। अब उन्हीं म्यूटेशंस की वजह से क्या होता है? उसी की वजह से वेरिएशंस आती हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। जैसे ये पॉसिबल है कि आपके पेरेंट्स जो हैं उनके, अगर हम हेयर कलर की बात करें तो इट माइट बी पॉसिबल कि उनका जो हेयर कलर है वो ब्लैक हो और आपका हल्का ब्राउन हो। तो ये क्या है? ये वेरिएशन है। ये क्यों है? ये जीन की वजह से है। अब अगर आपके डीएनए में जब रेप्लिकेशन हो रही थी तब अगर एरर्स होंगे तो वहां से वेरिएशंस होंगी। इसी वजह से हम बाकी सब ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि वेरिएशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस भी सुन लो, साथ ही में इंपॉर्टेंस सुन लो। इंपॉर्टेंस का मतलब है कि इसका क्या हमें बेनिफिट है। जब भी इंपॉर्टेंस की बात होगी तब आपने याद करना है कि अगर वेरिएशंस होंगी, अगर डीएनए में चेंजेस होंगे तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एनवायरनमेंट में बेटर अडेप्ट कर पाएगा। तो ये अडेप्टेशन में हेल्प करेगा, ठीक है? अडेप्टेशन तो मतलब अगर इमेजिन करिए कि एक ऑर्गेनिज्म पहले एग्जिस्ट कर रहा था, उसके डीएनए में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर था जिसकी वजह से वो अपने इन्वायरमेंट में बेटर अडेप्ट नहीं कर पा रहा था। जब उसी ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोडक्शन करनी थी तब उसके सेल्स में जो डीएनए की रेप्लिकेशन हुई उसकी वजह से क्या हुआ कि उसके डीएनए में जो वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला जीन था उसमें इमेजिन कोई एरर हो गया। जब वो एरर हो गया तो उसके साथ ही क्या हो गया, वो जब नेक्स्ट जनरेशन में जीन पास हुआ तो उसके साथ क्या हुआ, वो डिसऑर्डर भी खत्म हो गया। तो वो डिसऑर्डर बच्चों में नहीं आया, तो वो तो बच्चा अपने एनवायरनमेंट में ज्यादा अच्छे से अडेप्ट करेगा। तो ये क्या है? अडेप्टेशन में हेल्प करेगा। जब अच्छे से अडेप्टेशन होगी तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो बेटर सर्वाइव करेगा। तो यहाँ से हमें याद रखना है कि क्या होगी? बेटर सर्वाइवल होगा, है ना? तो अगर अच्छा सर्वाइवल हुआ है तो क्या हुई है? एवोल्यूशन हुई है। यहाँ से 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट आर वेरिएशंस और एंड व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस। तो ये आपने बता देना है, ठीक है? अभी कुछ की टर्म्स जो हमने इस चैप्टर में कवर करनी है वो की टर्म्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ आता क्योंकि उनको ये की टर्म्स क्लियर नहीं होती। तो चलिए देखते हैं।
सबसे पहले है हमारे पास जीन। और जीन क्या है, सबसे पहले जानते हैं जीन क्या है। जीन क्या है, एक सेगमेंट है किसका, डीएनए का। हमें पता है हमारी बॉडी में हर एक सेल सिवाय आरबीसी के क्या कैरी करता है अपने अंदर, जेनेटिक मटेरियल जो आपके बॉडी डिजाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वही जेनेटिक मटेरियल को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डीएनए बोल रहे हैं। अब उसी डीएनए को हम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मानते हैं। अब उसी थ्रेड को अगर मैं बीच में से काट दूं तो उसका जो छोटा सा एक टुकड़ा बन जाएगा, सेगमेंट बन जाएगा, उसी को मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर, जीन बोल रही हूँ। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक ट्रेट। तो कहते हैं एक डीएनए, अगर आपके पास ये एक डीएनए है, उस डीएनए का अगर छोटा सा सेगमेंट, अगर मैं इतना सा पोर्शन निकाल लूं तो इस पोर्शन को मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी जीन। अब यही जीन जो है वो किसी ना किसी एक स्पेशल ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, आपकी बॉडी के किसी ना किसी कैरेक्टर को कोड करेगा। आपकी बॉडी में नंबर ऑफ जीन्स एग्जिस्ट करते हैं और वो सारे जीन्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब आपकी बॉडी में वो, अगर एज्यूम करो आपके आईज के, आइरिस के कलर की बात करें तो वो भी एक जीन की वजह से है। अगर आपके स्किन के कलरेशन की बात करें तो वो भी एक जीन की वजह से है। अगर आपकी जो हेयर कलरेशन है वो भी किसी ना किसी जीन की वजह से है। हेयर का टेक्सचर जो है वो भी किसी ना किसी जीन की वजह से है। तो सारे के सारे कैरेक्टर्स और ट्रेट्स जो हैं वो किसकी हेल्प से आते हैं, वो जीन्स की वजह से होते हैं। एक्चुअल में जीन्स क्या है, वो कुछ सीक्वेंसेस हैं बेस पेयर्स की, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो कोड होते हैं। तो इतना हमने याद रखना है। एक छोटा सा सेगमेंट किसका, डीएनए का, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जो किसी कैरेक्टर को कोड करे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट है एलील। जिधर भी आप एलील पढ़ोगे आपको याद रखना है कि आप जीन की ही बात कर रहे हो। अगर आप एलील को बोलो कि वो वेरिएंट है जीन का तो ये गलत नहीं है। मतलब ये क्या है, ये एक जीन की ही ऑल्टरनेट फॉर्म है। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अगर मैं हाइट की बात कर रही हूं तो हाइट में मेरे पास ऐसा तो नहीं होगा कि हाइट जो है वो सिर्फ टॉल वाली ही होगी, उसका वेरिएंट डवार्फ भी तो हो सकता है। टॉल एंड डवार्फ दोनों ही क्या है, दोनों ही हाइट है। अगर मैं बोलूं ब्लैक एंड व्हाइट तो ये दोनों ही कलर है, तो ये एक दूसरे के वेरिएंट्स हैं। तो ये जो वेरिएंट्स हैं वो क्या है, वो अलील है। तो अलील क्या है, वो जीन का ही वेरिएंट है। जैसे मैंने हाइट की बात करी, तो अगर मैं टॉल की बात करूं और डवार्फ की बात करूं तो ये क्या है, ये दोनों ही हाइट के लिए जीन के वेरिएंट्स हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिखने के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी यूज कर सकती हूँ। इसको मैं थोड़ा डिटेल में आगे बताऊंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स होने वाली है बच्चों, जो आपने यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलते हैं डोमिनेंट ट्रेट की तरफ। डोमिनेंट ट्रेट क्या है, वो एक ऐसा ट्रेट है, वो एक ऐसा कैरेक्टर है, वो सिर्फ तब एक्सप्रेस होगा जब दोनों के दोनों आपके पास डोमिनेंट एलील्स होंगे। एलील्स क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। तभी ये कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तभी ये स्ट्रॉन्ग बन करके दूसरों को हाइड कर देगा। ठीक है, तो मतलब ये उभर कर आएगा। दूसरा है हमारे पास रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव का मतलब क्या है, ये एक ऐसा हमारे पास ट्रेट है, मतलब जो हमें मतलब देखने को नहीं मिलता, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो ये क्या है, ये सिर्फ अपने आप को तब एक्सप्रेस करेगा जब दोनों के दोनों एलील्स क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। क्या होंगे, दोनों के दोनों रिसेसिव होंगे। ठीक है, याद रखना है जब आपने क्रॉसेस बनाने हैं तब वहां पर आपने कुछ लेटर्स यूज करने हैं। अगर आप एक कैरेक्टर या एक ट्रेट को शो करना चाहते हो तब वहां पर आपने क्या करना है, एक जीनोटाइप लिखना है। तो वो आप कैसे लिखोगे, दो लेटर्स की हेल्प से। इमेजिन आपने टॉलनेस को शो करना है, तब आप वहां पर क्या करोगे, आप वहां पर दो लेटर्स यूज कर लोगे। जैसे मैंने यहाँ पर किया था, टॉल के लिए कैपिटल टी। अब कैपिटल टी अगर दोनों लेटर मैं कैपिटल लिख रही हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं प्योरिटी की बात कर रही हूँ। दूसरा मैं क्या कर रही हूँ कि मैं डोमिनेंट कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। अगर मैं स्मॉल लेटर्स यूज कर रही हूँ तो मैं रिसेसिव, दोनों एलील्स रिसेसिव है ये शो करना चाहती हूँ।
ठीक है। अगर यहाँ पर आप दो लेटर्स देख रहे हो तो ये दोनों लेटर्स क्या शो कर रहे हैं, अलील्स शो कर रहे हैं। अगर मैं दोनों एलील्स कैपिटल लिख रही हूं तो मैं डोमिनेंट कैरेक्टर की बात कर रही हूं, अगर मैं दोनों ही लेटर्स स्मॉल लिख रही हूं तो मैं रिसेसिव कैरेक्टर की बात कर रही हूं। इतना आपने याद रखना है। चलिए फिर बढ़ते हैं अब आगे। अब बात करेंगे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप की। बच्चों को अक्सर रेशियो लिखने में प्रॉब्लम आती है जब भी वो क्रॉस बनाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि जीनोटाइप क्या है, उनको पता ही नहीं चलता कि फिनोटाइप क्या है। तो जल्दी से समझते हैं। तो जीनोटाइप, जीनो से क्या याद आता है, जीनी नहीं याद करना, जीन याद करना है। जीनो से जीन की टाइप की बात करेंगे, जिससे हमें ये पता चले कि किस तरह का जीन यूज हुआ है, तो वो क्या होगा, जीनोटाइप। जेनेटिक मेकअप जो बता दे उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। अगर मुझे बोलना है कि एक फ्लावर जो है उसका कलर है व्हाइट, तो मैं उसको व्हाइट को अगर ऐसे लिख दूं, कैपिटल डब्ल्यू व्हाइट कलर को शो करने के लिए, तो इसका मतलब अगर जब मैं सिर्फ लेटर्स यूज करके बता रही हूं तो मैं क्या लिख रही हूं, तो मैं उसका जेनेटिक मेकअप बता रही हूं कि उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है। अगर मैं बता रही हूं कि मैंने बात करी कि एक प्लांट है उसकी हाइट टॉल है, एक प्लांट है उसकी हाइट डवार्फ है, एक फ्लावर है उसका कलर व्हाइट है और दूसरा फ्लावर है उसका कलर क्या है, पर्पल है। जब मैं उसके कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ, उसकी मॉर्फोलॉजी की बात कर रही हूँ, उसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रही हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी ये अप्रोप्रिएट है। जब मैं एक ऑर्गेनिज्म के फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रही हूँ, पी से फिजिकल याद कर लेना, पी से फिनोटाइप याद कर लेना। फिजिकल मतलब बाहर से वो कैसा दिखता है, उसका कलर क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी शेप क्या है, वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, ठीक है। तो वो क्या होगी, जो वैसे उसको शो करने के लिए हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइप की बात करेंगे। तो फिजिकल अपीयरेंस मतलब फिनोटाइप की हम बात कर रहे हैं। यही टर्म्स जो होंगी आप देखोगे विद इन सेकेंड्स कि क्वेश्चंस में यूज होंगी। बढ़ते हैं इसके साथ ही आगे। स्क्रीन पर हमारे सामने एक बड़ी अच्छी पिक्चर है। ये किसकी पिक्चर है, तो ये इसमें आपको जो ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, ये है बच्चों आपके मेंडल अंकल। यही वो अंकल है जो आपको 4 से 5 नंबर दिलवा सकते हैं आप अगर इनके कुछ लॉज और इनकी करी गई एक्सपेरिमेंट्स को याद कर लो। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या काम किया। बेसिकली इनका क्या नाम है, इनका नाम है ग्रेगर मेंडल जॉन, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। इन्होंने काफ़ी अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है जेनेटिक्स में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मटर मतलब पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। हमारे इस चैप्टर में हमने जो टर्म यूज करी है वो हमने पी प्लांट ना यूज करके पाइसम सटाइवम बोला है। तो घबराना नहीं है, पाइसम सटाइवम थोड़ा ऐसे गरीब सा लगता था ना पहले, अगर आप उसको ऐसे बोलते पी प्लांट, अब थोड़ा उसको वैल्यू मिल गया, वो लगता है पाइसम सटाइवम है ना, उसमें थोड़ा स्टाइल आ गया। अगर पाइसम सटाइवम की बात करें तो इन अंकल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उनके ऊपर। अब पाइसम सटाइवम ही क्यों चूज किया गया, वो इसलिए क्योंकि उसको एक तो ग्रो करना इजी था, दूसरा उसके जो कैरेक्टर्स थे उनको पढ़ना आसान था, उसके लिए ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, और फिर आपको इन प्लांट्स की मेंटेनेंस के लिए भी ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगानी पड़ रही थी। तो इसलिए ये इन्होंने प्लांट्स अपने यूज़ करे और इसलिए कोई नहीं यूज़ किया। तो अभी देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स पढ़े थे। ये भी कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है, बताओ कि मेंडल ने पाइसम सटाइवम के कितने कैरेक्टर स्टडी करे और कौन कौन से थे। अगर आप ये टेबल याद कर लोगे ना बच्चों, तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव है। आई एम डैम श्योर आप जितना मर्जी इधर उधर से पढ़ के चले जाओ, क्वेश्चंस तो आपको यहाँ से ही आने हैं। आपको स्टेटमेंट दी होगी, उसमें आपको बता देंगे कि ये वाला जीनोटाइप है, इसको अगर इसके साथ क्रॉस करोगे तो ये बनता है। अब बताओ F2 में क्या होता है, मतलब आपको इस चीज को बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। अगर बाय चांस अगर आपको जीनोटाइप ना दिया गया, आपको खुद से गेस करना हुआ कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, जस्ट इतना बता दिया कि टॉल को डवार्फ के साथ क्रॉस किया, तो ये टेबल आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि इन्होंने अपने टेबल में बता दिया था कि कौन सा कैरेक्टर किसके ऊपर डोमिनेंट है। तो चलिए जल्दी से एक बार क्विक ग्लिम्स लेते हैं उन्हीं 7 कैरेक्टर्स की। अभी हमारे पास ये टेबल है जिसमें हमने क्या देखना है,
कैरेक्टर्स को देखना है। तो देखो बच्चों, इन्होंने पढ़े 7 कैरेक्टर। चलो सबसे पहले है फ्लावर कलर। पर्पल कलर वाला जो फ्लावर होता है बच्चों, वो डोमिनेंट होता है। मतलब डोमिनेंट का मतलब क्या है, पहले ये बात सुनो। डोमिनेंट का मतलब ये है कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो पॉपुलेशन में ज्यादा बार आपको देखने को मिल रहा है। अगर वो ज्यादा बार देखने को मिल रहा है मतलब वही है जो दूसरे को आने ही नहीं दे रहा। अब जो कोई आने नहीं देता, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता रहता है, वो कौन सा होता है कैरेक्टर? डोमिनेंट। जो पीछे रह जाता है वो क्या होता है? रिसेसिव। तो रिसेसिव मत बनो, डोमिनेंट बनो। साथ ही के साथ काउंट करते जाना। फ्लावर का कलर एक कैरेक्टर। पोजीशन के बेसिस पर अगर एक्सिल है तो ये भी एक कैरेक्टर हुआ, अगर वो टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट है तो ये भी एक कैरेक्टर है। अब एक्सियल पोजीशन जो है फ्लावर की वो क्या है? वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है ओवर द टर्मिनल पोजीशन। अब नेक्स्ट कैरेक्टर, तो यहां तक हमने कितने कैरेक्टर पढ़ लिए? 2 कैरेक्टर। अब तीसरा देखो, जो पी प्लांट है उसके ऊपर पीज होंगे, मतलब उनमें से अगर आप उनको छिलके को ऐसे खोलोगे तो उसमें से सीड्स निकलेंगे। अब वही जो सीड्स हैं उनकी कलर की बात करेंगे। क्या करेंगे? उसके कलर की बात करेंगे। तो कलर में 2 कलर थे, येलो एंड ग्रीन। अब याद रखना है येलो डोमिनेंट है ओवर द ग्रीन, ठीक है। उसके बाद फिर इसी सीड की कुछ ना कुछ शेप भी होगी। शेप में वो गोल मटोल भी हो सकता है, वो कुछ पिचकू सा भी हो सकता है, उसमें रिंकल्स हो सकते हैं। अगर वो पूरी तरह से राउंड है, ठीक है, तो उसको राउंड बोला, और राउंड वाला क्या था? डोमिनेंट था। फिर उसके बाद अगर थोड़ा उसमें रिंकल्स हैं तो वो सीड क्या कहलाएगा? रिंकल्ड। तो उसी रिंकल्ड जो सीड को अगर हम देखें वो क्या है? वो एक रिसेसिव कैरेक्टर को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम बात करेंगे जो सीड है उसके ऊपर का जो आप छिलका उतार देते हो ना, तो उस छिलके की अगर हम बात करें तो उसको इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? पॉड। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉड। इस पॉड की भी कोई शेप होगी। ये पूरी तरह से ऐसे फ्लैट सा या प्लेन होगा, या फिर पूरी तरह से ये फ्लैट ना होकर के जिधर जिधर मटर है उसके ऊपर जस्ट ऐसे, फिर थोड़ा सा ऐसे कर्व कर गया, तो ऐसे रिंकल सा, कुछ ऐसे कंस्ट्रक्टेड सा, ऐसे, ठीक है। अगर ये ऐसे हो जाता है तो ये कौन सी शेप हो जाएगी इसकी? कॉन्स्ट्रिक्टेड। और ये कौन सी होगी? इन्फ्लेटेड। तो 2 तरह की शेप हो सकती है, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड। इन्फ्लेटेड जो है वो डोमिनेंट है, जो कंस्ट्रक्टेड है वो रिसेसिव ट्रेट है। उसके बाद फिर पॉड के कलर की बात करें। पॉड का कलर भी हो सकता है ग्रीन और येलो। अगर ग्रीन है तो वो डोमिनेंट है, अगर येलो है तो वो क्या है? वो रिसेसिव है। वो क्या है? रिसेसिव है। उसके बाद इन्होंने देखा कि जो एक प्लांट है उसकी हाइट क्या है? वो टॉल है या डवार्फ है? तो प्लांट अगर टॉल है तो वो डोमिनेंट है, अगर डवार्फ है तो रिसेसिव है। तो इतने कैरेक्टर आपने याद रखने हैं, यही 7 कैरेक्टर्स हैं। इन्हीं में से याद कर लेना कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। डोमिनेंट को लिखने के लिए याद रखो दोनों लेटर कैपिटल लिखोगे अगर आपने F1 जनरेशन बनानी है। ऐसे स्टार्ट कर लोगे, देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने दोनों ही कैपिटल लिखने हैं, बस ये होता ऐसे है कि अगर आपको क्वेश्चन को देख लें तो क्वेश्चंस बेसिकली आपको F1 जनरेशन का जीनोटाइप देकर के पूछे जाते हैं, फिर F2 पे जाना होता है। तो F2 में आपको क्या होता है? हेटेरोजाइगस कंडीशन मिलती है। तो स्टार्टिंग आप ऐसे करो, शुरू ऐसे कर लो कि प्योर स्टेट या फिर होमोजाइगस से शुरू करो, फिर आप F2 में क्या करो? पेरेंट्स जो है वो हेटेरोजाइगस ले लो, ठीक है। अभी होमो हेटेरो में कंफ्यूज हो गए होंगे। होमो का मतलब क्या होता है? अगर दोनों लेटर कैपिटल लिख रहे हो, ठीक है, एक ही जैसे लिख रहे हो तो वो सेम हो गए। होमो मतलब सेम, तो वहां से होमोजाइगस कंडीशन अराइज होगी। अगर एक कैपिटल है एक स्मॉल है तो जो कैपिटल है उसकी वजह से जो कैरेक्टर आएगा वो डोमिनेंट आएगा, मगर जो ये कंडीशन है वो क्या बन जाएगी? वो हेटेरोजाइगस बन जाएगी। अगर आपके पास दोनों ही स्मॉल है लेटर बट सेम है तो भी वो होमोजाइगस कंडीशन ही है। डोमिनेंट को आप 2 तरीके से लिख सकते हो, दोनों लेटर कैपिटल लिख दो। जैसे मैं अभी बताऊं अगर आपको कि मैंने लिखना है टॉल के लिए, तो मैं कैपिटल टी भी लिख सकती हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिख सकती हूँ। इसके केस में मुझे दोनों ही लेटर स्मॉल लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है, और रिसेसिव कैरेक्टर तभी आता है जब दोनों के दोनों एलील क्या होंगे? दोनों के दोनों रिसेसिव होंगे। तो ये रिसेसिव को शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों के दोनों लेटर स्मॉल लिखने पड़ेंगे। और मुझे डोमिनेंस को शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे दोनों के दोनों जो लेटर्स होंगे उनको क्या शो करना पड़ेगा? उनको डोमिनेंट शो करना पड़ेगा। दोनों एलील्स डोमिनेंट हैं।
यहाँ पर दोनों ही डोमिनेंट है। अब अगर एक भी डोमिनेंट हो गया तो भी आपका कैरेक्टर क्या ही आएगा, डोमिनेंट ही आएगा। तो डोमिनेंट को लिखने के लिए मेरे पास ये दो मेथड्स हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। तो जिन अंकल की फोटो देखी थी ना, अभी उनके लॉज पढ़ेंगे। तो मेंडल ने पहला लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने क्या किया, प्लांट्स को, मतलब पाइसम सटाइवम के प्लांट्स की क्रॉसिंग को देखा। उन्होंने देखा कि अगर हम टॉल को डवार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो जो प्लांट्स की हाइट आती है, फर्स्ट जनरेशन जो आती है, उनमें सारे के सारे प्लांट्स टॉल आते हैं। अब वो जो टॉलनेस आई उससे क्या पता चलता है, डिवॉर्फनेस ना आना हमें ये शो करता है कि कोई एक कैरेक्टर क्या कर रहा है, अपने आप को ओवर पावर कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरे के इफेक्ट को हाइड कर रहा है। जो अपने आप को शो कर रहा है वो कौन सा है, वो है डोमिनेंट। जो नहीं शो कर पा रहा वो क्या है, वो है रिसेसिव। अब इसी को उन्होंने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, डोमिनेंट एलील मास्क द रिसेसिव एलील। जो डोमिनेंट एलील है, कहते हैं जो डोमिनेंट एलील होगा वो क्या कर देता है, मास्क कर देता है, मतलब हाइड कर देता है दूसरे के इफेक्ट को। किसके इफेक्ट को, दूसरा कौन है भाई, ये रिसेसिव एलील। तो ये रिसेसिव एलील के इफेक्ट को हाइड कर देंगे। जैसे कि अगर हमारे पास टॉल प्लांट को हम क्रॉस कर दें डवार्फ के साथ, अगर हमारे पास सारे के सारे F1 जनरेशन में टॉल प्लांट आ रहे हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो टॉलनेस वाला जीन है वो डवार्फनेस वाले जीन को आने ही नहीं दे रहा। वो कहता है कैसे आओगे तुम, जब मैं हूं। तो वो आता है तो उसकी वजह से क्या आती है, हाइट सारे प्लांट्स की टॉल आती है। तो इससे जो लॉ आया वो कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि सेपरेट हो जाना, अलग अलग हो जाना, ठीक है। तो अब एलील्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। कितनी ही देर कोई किसी के साथ रह सकता है, सेपरेट तो एक दिन होना ही है। तो एलील्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं कब, जब उन्होंने क्या करना है, गैमीट फॉर्म करने हैं। क्या करने हैं, गैमीट फॉर्म करने हैं। याद करो जो पहला डोमिनेंस के टाइम पे आपने क्रॉस बनाया तो उसमें आपने क्या करा, टॉल को डवार्फ के साथ क्रॉस कराया। तो टॉलनेस के लिए कोई जीन होगा, ऐसे अगर आप लिख रहे हो, इमेजिन टॉलनेस के लिए आप कैपिटल टी लिख रहे हो, होमोजाइगस कंडीशन यूज कर रहे हो, मतलब प्योर जीन यूज किया है। अब आपने इसको क्रॉस कर दिया डवार्फ प्लांट के साथ, जिसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ से जो ये पेरेंट्स हैं, ये क्या है, पेरेंट्स हैं, तो जो इनके आगे सेक्स सेल्स बनते हैं ना, जो इनके गैमीट्स बनते हैं वो क्या होंगे, कैपिटल टी। इसका और क्या पॉसिबिलिटी है, कैपिटल टी ही देगा और ये क्या दे देगा, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से भी स्मॉल टी। तो आपने याद रखना है कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर क्या होता है कि जो एलील्स होते हैं जो एक जीन में साथ साथ पड़े थे, वो एलील्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अगर पहले आपको क्लियर नहीं हुआ, अब क्लियर कर लो। अगर ये टॉल हाइट को शो कर रहा है जीनोटाइप और ये डवार्फ को, तो इसमें जो दो लेटर्स यूज हुए हैं ये क्या है, एलील। कैपिटल टी का मतलब क्या है, टॉलनेस, और उसका वेरिएंट क्या है यहाँ पर, स्मॉल टी, मतलब टॉलनेस। अगर ये मैं ऐसे लिखती तो ये एक दूसरे के वेरिएंट ही हैं। टॉल का मतलब टी का, कैपिटल टी का मतलब टॉलनेस, स्मॉल का मतलब डवार्फनेस। अब क्योंकि ये इसके ऊपर ओवर पावर कर सकता है, ये इसके ऊपर मतलब आकर के इसका इफेक्ट हाइड कर देगा, तो यहाँ पर इसका इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर ये टॉल ही रहेगा, डोमिनेंट का कैरेक्टर ही आएगा। तो ये इतनी बात याद रखनी है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, अलग अलग भी होंगे और एक दूसरे के ऊपर बिना डिपेंड करे, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये तो बेचारे गरीब से हैं, इनके ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं आते। ये वाला जो है टॉपिक, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जाता है कि बताओ कैसे मेंडल ने बताया कि डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर बिना डिपेंड करे एक जनरेशन में से दूसरे में चले जाते हैं।
आपसे यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये सही क्वेश्चन है। आपसे पूछेंगे कि बताओ एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन में कैसे अलग अलग तरह के जीन्स, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स, माने स्किन का कलर, आइरिस का कलर, हेयर का कलर, ये सारे अलग अलग कैरेक्टर्स बिना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करे कैसे एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन में पास हो जाते हैं। बताएं ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की मदद से। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से आपको डाई हाइब्रिड को याद करना है और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले जानते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, के जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं उनके जो जीन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर बिना डिपेंड करे एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। ये क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को किसके साथ पढ़ेंगे? विद एग्जांपल्स। वो क्या है? क्रॉसेस, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अब हमारे पास है पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस? मोनोहाइब्रिड। आई गेस आपको ये विजिबल नहीं हो रहा, अब हो रहा है ना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल। जब भी कभी आप एक ही कैरेक्टर को पढ़ते हो, एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर को स्टडी करते हो, तो उसके लिए अगर आप एक क्रॉस बनाते हो तो उस क्रॉस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो भी हमने मेंडल अंकल की बात करी थी ना, तो उन्होंने भी पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मतलब उन्होंने क्या करा, सबसे पहले एक टॉल प्लांट को शॉर्ट मतलब डवॉक प्लांट के साथ क्रॉस करवाया। क्रॉस कैसे कराया? पॉलिनेशन करवा दी। तो पॉलिनेशन के थ्रू उन्होंने देखा कि जो उनके आगे नए पौधे ग्रो करे वो सारे के सारे टॉल थे, वो सारे के सारे टॉल थे। तो ये क्या थी? F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट्स आए वो सारे के सारे क्या थे? टॉल थे, वो सारे के सारे टॉल थे, ठीक है। बट यहाँ पर जो नोट करने वाली बात थी वो ये थी कि जीनोटाइप जो था वो डिफरेंट था, जीनोटाइप था जो वो डिफरेंट था, ठीक है। अब फिर इन्होंने इनको उठाया, इन प्लांट्स में से, चाहे इसको इसके साथ या इसको इसके साथ, किसी भी प्लांट को लेकर के उनकी क्रॉसिंग करवा दी। अब जब क्रॉसिंग कराई तो उसको बोला सेल्फिंग। अब ये हो रही है सेल्फिंग। जब सेल्फिंग हुई तो उसका भी कुछ रिजल्ट आया होगा, उनके भी कुछ बच्चे आए होंगे। अब जो ये इनकी प्रोजनी आई उनमें पैरेंटल टाइप भी थी और उनमें नई टाइप भी थी। तो इसी को समझते हैं एक क्रॉस की हेल्प से। देखो कैसे। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, पेरेंट्स कौन से चूज किए? सबसे पहले हाइब्रिड, जब पेरेंट्स कौन से चूज किए, सबसे पहले उन्होंने क्या करा, एक टॉल प्लांट लिया। टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट मतलब डवार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवाया, जिसका जीनोटाइप क्या रखा? प्योर, कैपिटल टी। फिर उसको क्रॉस करवाया स्मॉल टी के साथ। मतलब ये कौन सी कंडीशन है? प्योर कंडीशन है, क्योंकि दोनों के दोनों एलील क्या है? सेम है। मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। अब इनमें से कर दो गैमीट्स अलग। जब गैमीट्स बनेंगे तो अभी हमने पढ़ा कि जो एलील्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा जो लॉ है वो अप्लाई होगा? वो होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब यहाँ से क्या होगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी अलग अलग हो जाएंगे, ये बन जाएंगे गैमीट्स। अब इन्हीं गैमीट्स को उठाओ और यहाँ से कर दो इनका एक क्रॉस। अब जब तुम क्रॉस करोगे तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो दो गैमीट्स हैं उनको एक तरफ लिख दो और जो दूसरे गैमीट्स हैं उनको एक तरफ लिख दो। तो उनका आपने बस एक सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देना है। रूल ये है कि जो कैपिटल लेटर है उसको आगे रखोगे और जो स्मॉल लेटर है उसको पीछे रखोगे, ठीक है। तो जो कैपिटल टी है उसको आगे, स्मॉल टी को पीछे, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब तुम देखो जो ये F1 जनरेशन आई है, ये आपने सब कुछ मेंशन करना है, ये जनरेशन है, ये गैमीट्स है, ये पेरेंट्स हैं, ये मत छोड़ के जाना। जो टॉपर्स होते हैं ना वो एक मिनट आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं और आपसे ज्यादा नंबर जो है वो चुरा करके ले जाते हैं। तो ये चीजें आप लिखनी मत भूलना, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जो F1 जनरेशन में आप देखो कि जो स्टार्टिंग में पेरेंट्स का जीनोटाइप था
उससे सारे जो ये आए हैं पेरेंट्स, उनका जो जीनोटाइप है वो डिफरेंट आया है। अब देखो कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आया है, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सभी के सभी अपने पेरेंट्स से डिफरेंट है। इनका जीन का जो टाइप है वो डिफरेंट है, बट ऐसा नहीं है कि इनके कैरेक्टर्स हैं वो कुछ अलग ही आए हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें जो प्लांट्स हैं वो मीडियम हाइट के हैं। अब सारे के सारे जो है वो टॉल हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास एक एलील जो है वो डोमिनेंट है। जो ये कैपिटल टी है वो क्या है, वो डोमिनेंट है इस स्मॉल टी वाले एलील के ऊपर। तो ये इसके इफेक्ट को क्या कर देगी, हाइड कर देगी। इसकी वजह से टॉलनेस आ रही है सारे प्लांट्स की। तो जीनोटाइप डिफरेंट है बट पेरेंटल कैरेक्टर अभी भी है, टॉलनेस अभी भी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, मतलब जीनोटाइप में डिफरेंस है, यहाँ पर जीन टाइप डिफरेंट है। अब इनमें से कोई भी दो प्लांट लेकर के अगर मैं करवा दूं इनकी सेल्फिंग तो क्या होगा। इसके बाद आपने एक लाइन टेपनी है, ऐसे लिख दो, ऑल प्लांट्स इन F1 जनरेशन आर टॉल, मतलब 100%। देखो सारे के सारे बॉक्सेस में टॉल ही है, तो 100% जो आपका रिजल्ट आया है वो क्या है कि आपके पास सारे प्लांट्स क्या है वो टॉल है। तो बढ़ते हैं अभी इनकी सेल्फिंग के साथ, देखते हैं क्या बनता है। अगर हम इनकी कर दें सेल्फिंग तो क्या होगा, देखो अभी जो हमारे पास ये रिजल्ट आया था, अगर हम इसकी करवा देंगे क्रॉसिंग तो हमारे पास रिजल्ट कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अगर हम इसके आगे लिखना आपने ऑन सेल्फिंग, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करवाई है हमने इन्हीं प्लांट्स में से, इसकी पॉलिनेशन इसके साथ करवाई, जब पॉलिनेशन इनमें करवाई तो क्या रिजल्ट है, ठीक है। तो इसका जो अगर आप गैमीट बनाओगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ही देगा ना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगर इनको आप क्या करवाओगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ देखोगे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ से देखो, अब तुमने जो देखा वो ये कि जो कैपिटल टी है ये भी टॉलनेस को शो कर रहा है, और जो ये है कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉलनेस को शो कर रहा है। तो ऐसे हमारे पास दो हैं, तो हमारे पास टोटल 3 जो है वो क्या आए हैं, इधर टॉल आए हैं, और एक ये गरीब वो क्या आया है हमारे पास, डवर्फ। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी मैं कैपिटल लेटर लिखूंगी तो उसका क्या मतलब होगा कि डोमिनेंट एलील्स की मैं बात करना चाह रही हूँ, और जब मैं स्मॉल लेटर्स लिख रही हूँ तो मैं वहां पर रिसेसिव एलील्स की बात करना चाह रही हूँ। और जब डोमिनेंट एलील है तो उसकी वजह से कैरेक्टर भी डोमिनेंट आएगा, जब रिसेसिव एलील है तो उसकी वजह से कैरेक्टर भी रिसेसिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टॉल 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 3 हमारे पास टॉल प्लांट है और एक हमारे पास डवर्फ है। अब जो हम ये देख पा रहे हैं कि कितने टॉल हैं, कितने हमारे पास डवर्फ हैं या शॉर्ट प्लांट्स हैं, तो वहां से हमें क्या पता चल रहा है, हम बात कर रहे हैं फिनोटिपिक रेशो की। जब हम ये काउंट करेंगे ना कितने हमारे पास टॉल आए हैं तो कितने डवर्फ हैं, तो वो क्या रेशो होगी हमारे पास, वो होगी हमारी फिनोटिपिक रेशो। तो आपने लिखना है फिनोटिपिक रेशो। इसको आप कैसे लिखोगे, टॉल लिख देना, रेशो लिख देना डवर्फ, तभी पता चलेगा कि क्या लिख रहे हो आप। टॉल कितने हैं 3, डवर्फ कितना है आपके पास 1। अगर आप बात करो कि जीनोटाइप, अगर आप जीनोटाइप देखो, जीनोटाइप का क्या मतलब है, मैं क्या बोल रही हूँ अभी ध्यान से देखो। जीनोटाइप का मतलब ये है, अगर मैं कैपिटल टी वालों की बात करूं तो कितने हैं 1, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं देखो 1 2, और स्मॉल टी वाले कितने हैं हमारे पास 2। तो कैपिटल यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, देख लेना। कैपिटल टी वाले हमारे पास कितने हैं 1, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हमारे पास कितने हैं 2, स्मॉल टी वाले हमारे पास कितने हैं 1। तो जो ये रेशो आई है जिसमें आप जीन की टाइप के बेसिस पर काउंट कर रहे हो, तो वो रेशो होगी जीनोटिपिक रेशो। वो कौन सी रेशो होगी, जीनोटिपिक रेशो। इतना याद रखना है, ये रेशो हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए फिक्स रहेगी, चाहे फिर वो फिनोटिपिक है चाहे फिर वो जीनोटिपिक रेशो है। ये रेशोज जो है वो फिक्स रहेंगी। याद रखना
कैरेक्टर चेंज हो सकता है। यहाँ पर आपको वाइट एंड पर्पल फ्लावर की क्रॉसिंग की बात करी जा सकती है। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ एक ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट को आपने क्रॉस किया ब्राउन स्टेम्ड रोज प्लांट के साथ, तो ऐसे कैरेक्टर तो आपने एक ही स्टडी करा ना। अगर चाहे आप हाइट की बात करो, चाहे फिर अकेले आप कलर की बात करो, चाहे फिर अकेली पोजीशन की बात करो, जब आप एक एक कैरेक्टर पढ़ रहे हो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो उनमें जो रेशोज रहेंगी वो सेम रहेंगी। अगर आप डाई हाइब्रिड की बात कर रहे हो दैट मीन्स आप एक टाइम पर दो कैरेक्टर स्टडी करो। इमेजिन अगर मैं बोलूँ आपने कलर एंड शेप को इकट्ठा स्टडी कर लिया तो उसको हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड, तो उसकी भी रेशो फिक्स रहेगी। अभी हम सीखेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो इसमें हमने क्या स्टडी करना है, इसमें हमने एक ही साथ दो कैरेक्टर्स की बात करनी है। तो जैसे आपके चैप्टर में एक एग्जांपल बड़ी कॉमन आप यूजुअली देखते हो वो कौन सी है कि आपने जो सीड है उसकी शेप एंड कलर को एक ही टाइम पर स्टडी किया है, तो उसी की एग्जाम्पल हम लेंगे। तो हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास सीड है जिसका कलर क्या है कि वो राउंड शेप है उसकी और कलर उसका है येलो। राउंड येलो वाला आपने लिया और उसको आपने क्रॉस करवा दिया जिसकी शेप पूरी तरह से राउंड नहीं है, रिंकल्ड है और उसका कलर क्या है, ग्रीन है। अब आपने इनमें करवा दी क्रॉसिंग, ठीक है। तो ऐसे पेरेंट प्लांट्स लिए, ठीक है, तो ये क्या बन गए, पेरेंट्स। अब इनका कुछ जीनोटाइप भी आपको लिखना पड़ेगा, तो इनका आपको कुछ ना कुछ जीनोटाइप भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो राउंड येलो है, देखो राउंड अपने आप में एक कैरेक्टर है और येलो अपने आप में एक कैरेक्टर है। राउंड शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं पर येलो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही दूसरे प्लांट में रिंकल जो है वो शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रीन जो है वो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम शेप एंड कलर को इकट्ठा पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बच्चों, इतनी सी बात है, बस याद करो। राउंड के लिए भी मुझे दो लेटर्स यूज करने पड़ेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर को लिखने के लिए आपको दो लेटर्स ही यूज करने पड़ेंगे, बात याद रखो ये। राउंड के लिए आपने क्या करना है, कैपिटल आर यूज कर लेना है। सबसे पहले येलो के लिए आपने कैपिटल वाई यूज कर लेना है और रिंकल के लिए आपने क्या करना है, स्मॉल आर स्मॉल वाई ग्रीन के लिए यूज कर लेना है। ठीक है, तो ये बन गया इसका जीनोटाइप। अभी मैंने आपको पहले ही वेरी स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आप स्टार्टिंग जो करोगे वो आप प्योर जीन से ही करो, आप होमोजाइगस कंडीशन के साथ ही स्टार्ट करो। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने क्या करा, मैंने होमोजाइगस लिया। इसके साथ होता कुछ नहीं है, अगर आपको जीनोटाइप गिवन हुआ तब आपने ये गलती नहीं करनी, तब जैसा भी जीनोटाइप होगा उसके अकॉर्डिंग गैमीट्स बनाने हैं। ठीक है, अगर आपको पूरा ही बोल दिया कि पूरा ही बना के बताओ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को आप क्या करो, प्रूव करो, तो तब आपको क्रॉस बनाना पड़ेगा, तब ऐसे शुरू करना। ठीक है, तो यहां से आप इसकी करो क्रॉसिंग, तो इसके बनाओ गैमीट्स। देखो गैमीट्स कैसे बनेंगे, एक एलील जो है वो दूसरे के साथ जाएगा, सेपरेट भी होगा, मगर एक जीन में से एक जो एलील है वो दूसरे जीन के साथ आ जाएगा, मगर वो उसके साथ मिक्स नहीं होगा। या अगर वो शुरू में भी मैं बोलूं कि ये जो एलील्स हैं वो इन एलील्स के साथ मिक्स नहीं हो रहे हैं, इनकी वजह से एक दूसरे का इफेक्ट चेंज नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि अगर राउंड के साथ येलो होगा तो उसमें कोई राउंड की शेप में येलो की वजह से कुछ चेंज आ जाएगा, या राउंड के साथ ग्रीन अगर होगा तो उसकी शेप में कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दो जो जीन्स हैं वो इकट्ठे पड़े हो सकते हैं, वो बिना एक दूसरे के साथ मिक्स हुए एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब वो अपने गैमेट्स बनाते हैं तो एक दूसरे के साथ बिना मिक्स हुए वो अलग हो जाते हैं और अगली जनरेशन में भी वो ऐसे ही बिना मिक्स हुए पास होते हैं। तो चलो देखो यहाँ से गैमेट्स कैसे बनेंगे। देखो ये अगर मैं इन दोनों को अलग करके लिखूं तो ये क्या कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल आर। अब यहाँ से बस ऐसा करना है आपने कि इस वाई को इस आर के साथ भी लिखना है और इस वाई को इस आर के साथ भी लिखना है। अब जो ये आर है अगर मैं उसको यहाँ पर लिखूं तो ये ऐसे आ जाएगा, फिर से ये दो बार लिखा जाएगा और ये वाला वाई जो है वो इसके साथ भी आ जाएगा। तो इसके इस तरीके से चार गैमीट्स फॉर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चार गैमीट्स।
पॉसिबल 4 गैमेट्स ही हैं यहाँ पर, इसलिए 4 ही बनेंगे। कुछ बच्चों को अगर नहीं याद रहता, याद रखो, अगर 4 लेटर हैं तो 4 ही गैमेट्स बना दो बस। 4 लेटर्स हैं तो 4 ही गैमेट्स बना दो, इतना ही कर लो, बहुत है। सोचते ही रहते हो कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया, ठीक है, इतना नहीं सोचना है, बस 4 लेटर्स हैं तो 4 ही कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। अब इसमें भी ऐसा ही होगा, ये आर इस वाई के साथ भी आ सकता है, इस वाई के साथ भी आ सकता है, तो यहाँ से क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और इस आर को अगर हम इसके बाद इसके साथ देखें स्मॉल आर स्मॉल वाई, और इसको देखें तो ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, और इसको देखें तो ये भी स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इसके भी क्या बने, 4 गैमेट्स बन गए, इसके भी क्या बने, 4 टोटल हमारे पास गैमेट्स बन गए। अब हमने क्या करना है, इन्हीं गैमेट्स की करवानी है क्रॉसिंग, ठीक है। तो वो कैसे होगी, आप इन गैमेट्स को एक तरफ लिख लो और इन गैमेट्स को एक तरफ लिख लो। देखो अगर आप इनको ऐसे लिख देते हो, क्योंकि सारे सेम है, इनको ऐसे लिख दो, जो ये वाले हैं इनको इस साइड लिख दो, यहाँ पर नहीं लिखना, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है, ऐसे कर दो। अगर आप ऐसे रखोगे तो अगर इनकी आप क्रॉसिंग करवाते हो तो आपके पास क्या रिजल्ट आएंगे, देखो अगर इसको इसके साथ क्रॉस करवाओगे, ध्यान रखना है क्क्रॉसिंग के वक्त आपने जो एक कैरेक्टर के एलीज है उनको इकट्ठा रखना है और दूसरे जो है उनको एक जगह इकट्ठा रखना है। वैसे चारों इकट्ठे हो जाएंगे, मगर जो जिसके साथ वाला है उसको उसके साथ ही रखना है। जैसे यहाँ पर कैपिटल आर को मैं स्मॉल आर के साथ लिख दूंगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये ऐसे बनेगा। फिर ये सही एक जीनोटाइप लिखने का तरीका है। अगर मैं इसको इसके साथ करूंगी तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इसके साथ करूंगी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सब में आपको यही देखने को मिलेगा, चाहे आप इसको आप इसके साथ करो तो भी यही रिजल्ट आएगा, इसको आप इसके साथ कर दो तो भी आपके पास यही रिजल्ट आएगा। तो जो ये आपके 16 बॉक्सेस हैं इन सभी में आपको एक ही तरह का जीनोटाइप मिलेगा। अब इस जीनोटाइप से हमें क्या पता चल रहा है, जिधर भी कैपिटल आर है तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो शेप है वो राउंड है। वो कौन सी शेप है, राउंड है। स्टार्टिंग में अगर आपने जो डोमिनेंट कैरेक्टर था उसके लिए लेटर यूज किया है, उससे ही यहाँ से पता चल जाएगा कि क्या है। यहाँ पर राउंड था कैपिटल आर के साथ, तो कैपिटल आर माने राउंड। अगर एक कैपिटल वाई आ गया है तो उसका मतलब कलर क्या होगा, राउंड येलो। तो यहाँ पर तो सारे ही ऐसे हैं, राउंड येलो राउंड येलो। दूसरा स्मॉल है वो नहीं देखना है। मैंने बताया है कि डोमिनेंट कैरेक्टर को लिखने के लिए आप 2 तरीके यूज कर सकते हो, या तो दोनों लेटर कैपिटल होंगे या एक कैपिटल एक स्मॉल होगा। जब भी कभी दोनों स्मॉल होंगे तब जाकर के रिसेसिव का इफेक्ट आएगा। अदरवाइज अगर एक आपका कैपिटल लेटर है एक स्मॉल है तो इफेक्ट जो है वो किसका आएगा, वो डोमिनेंट कैरेक्टर का ही आएगा। ये बात याद रखोगे। तो यहाँ पर सारे क्या है हमारे पास, राउंड येलो है। तो इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स आर क्या है, राउंड के साथ येलो, राउंड येलो, सारे के सारे क्या है, राउंड येलो है हमारे पास। इतना हमने याद रखना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी प्लांट लेंगे 2, उनकी आपस में करवा देंगे क्रॉसिंग। मतलब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, सेल्फिंग। तो चलिए देखते हैं कैसे रिजल्ट आएंगे। फिर अब अगर हमारे पास जो F1 जनरेशन का रिजल्ट आया था उसकी अगर हम क्या कर दें, दोबारा सेल्फिंग कर देंगे तो क्या होगा। देखो हमारे पास कैसा जीनोटाइप आया था, ये आया था ना, ये वाला। इन 2 प्लांट्स को जो कि क्या थे, राउंड येलो थे। स्टार्टिंग हमने करी थी ऐसे, कैपिटल आर कैपिटल वाई की क्रॉसिंग स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। इसका मतलब था राउंड येलो, इसका मतलब था रिंकल्ड ग्रीन। अब जब इसकी क्रॉसिंग करवाई थी तो हमारे पास रिजल्ट आया कुछ ऐसा कि सारे के सारे प्लांट्स क्या थे, हमारे पास राउंड येलो थे। मगर इनका जो जीनोटाइप था वो पेरेंटल टाइप से डिफरेंट था। आए तो ये भी राउंड येलो ही है, मगर जो पेरेंटल राउंड येलो था उसका जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल वाई था, और इसका क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो जीनोटाइप जरूर डिफरेंट आया है, बट जो फिनोटाइप है वो क्या है, वो सेम है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी क्रॉसिंग के बाद हमें क्या मिलता है।
अगर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएं तो ये क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब ये एक और इसके साथ बना सकता है तो स्मॉल वाई के साथ आ जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है। ठीक है, आप ऑर्डर मत चेंज करिएगा, रिजल्ट चेंज नहीं होंगे। आई कैन बेट विद यू, रिजल्ट चेंज नहीं होंगे, ये एश्योरेंस मैं देती हूँ। आप अगर इसी ट्रिक के साथ चलोगे, लिखने को आप जैसे मर्जी लिख लो, मर्जी आपकी है, मगर अगर आपने काउंटिंग इजीली करनी है, 9:3:3:1 आपको रिजल्ट चाहिए, वो ऐसे ही आएगा अगर आप ये चेंज नहीं करोगे। अगर ये लिखोगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसका जो गैमीट फॉर्मेशन करोगे, तब आप जो गैमीट्स बनाओगे वो कुछ ऐसे बनाओगे। अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर उसके बाद कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, अगर ये सीक्वेंस रखोगे, आगे पीछे नहीं करोगे, तो रिजल्ट आपका सही आएगा। देखना गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब यहाँ से भी यही बनेगा क्योंकि ये जीनोटाइप बिल्कुल इसकी तरह ही है, तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमारे सेम बनेंगे, यही बनेंगे। ठीक है, अब इन्हीं गैमीट्स को हमने क्या करना है, आपस में फ्यूज कर देना है, मतलब उनकी क्रॉसिंग करानी। जब इनका, अब इन्हीं गैमीट्स से जो आपका क्रॉस बनेगा वो कैसे बनेगा, 4 जो ये हैं इधर लिख दो, 4 इधर लिख दो, 4 ये क्या बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करा, इनको भी क्रॉस कर दिया। ठीक है, वो जो इधर लिखा है वही इधर लगा दो, बस वही, उधर देखने की जरूरत ही नहीं है, जल्दी से हो जाएगा आपका। अब देखो, अगर आप इनको क्रॉस करोगे तो आप देखोगे कि रिजल्ट कैसा आएगा। देखो, इसको इसके साथ, पहले इसको सबके साथ करना है, फिर इसको सबके साथ करना है, फिर इसको सबके साथ करना है, फिर इसको सबके साथ करना है। देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ज़्यादा थोड़ा फास्ट चलेगा क्योंकि वन शॉट रिवीजन करानी थी, तो एट द एंड आपको बता दिया जाएगा कि हुआ कैसे, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आगे देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। चेक करते रहना कहीं गलत तो नहीं है, कमेंट सेक्शन में बता देना। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देन हमारे पास है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब जो ये रिजल्ट आया ना, इसको करना है काउंट। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, आपका ये बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो, ये अगर आपने सही लिखा है, इसी सीक्वेंस में लिखा, तब आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। वो कैसे, देखो कलर चेंज करती हूँ सो दैट आप इजीली देख पाओ। देखो, यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, इस ट्राइंगल की, इसमें हमारे पास टोटल 9 प्लांट्स कवर होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो, मैं अलग अलग कलर लूंगी और आपको दिखाती रहूंगी, जो ये 9 के 9 होंगे ना, वो आपके राउंड येलो ही होंगे। वो क्या होंगे, आपके राउंड येलो होंगे। बताती हूँ कैसे, देखो कलर चेंज करती हूँ आपको सो दैट इजीली दिख पाए। ठीक है, देखो कैपिटल आर आ गया, उसकी वजह से राउंड, कैपिटल वाई आया, उसकी वजह से येलो। यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो। पहला देखो, पहला लेटर बड़ा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो। यहाँ पर भी ऐसे ही था। ठीक है, फिर यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। लाइन के अलाउंड जाना है, बीच वाला नहीं देखना। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये सारे के सारे आपके आए राउंड येलो। तो राउंड येलो टोटल आपके पास कितने आए हैं, देखो राउंड येलो आपके पास कितने आए हैं, देखो राउंड येलो आपके पास है 9। कितने आए हैं, 9। 9:3:3:1 बनानी है ना आपने, बन जाएगी। अब यहां से देखो, ये वाली सिर्फ जो लास्ट बॉक्स है, ये अपने आप में एक लौती है, इसका और कोई बहन भाई नहीं है।
ये 9th है। अब देखो स्मॉल आर का मतलब क्या है, ये रिसेसिव एलील है। स्मॉल वाई का भी मतलब क्या है, ये भी रिसेसिव एलील्स हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो कैरेक्टर आएगा वो रिसेसिव कैरेक्टर होगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास कौन सा होगा, स्मॉल आर से रिंकल्ड, वाई से ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन हमारे पास सिर्फ एक होगा। रिंकल्ड ग्रीन को हम ऐसे लिख देते हैं, रिंकल्ड ग्रीन हमारे पास सिर्फ एक होगा। रिंकल्ड ग्रीन हमारे पास कितना है, सिर्फ एक। अब काउंट करने हैं बीच वाले, देखो वो कैसे होंगे। कलर फिर से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो नहीं, ये कलर से तो दिखेगा नहीं आपको, और चेंज करते हैं कोई, फिर यहाँ से ये वाला कर लेते हैं। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ, इनको देखो ऐसे जोड़ दूँ अगर मैं, ठीक है, ऐसे ये इनमें कैपिटल आर है, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब शेप तो राउंड है। वाई स्मॉल है तीनों में, इसका मतलब क्या है, कलर ग्रीन है। क्या है, कलर ग्रीन है। तो तीनों के तीनों क्या है हमारे पास, राउंड ग्रीन है। तो राउंड ग्रीन हमारे पास कितने आए, 3। राउंड ग्रीन हमारे पास कितने आ गए, 3, ठीक है। हो गई आपकी ये भी काउंटिंग कंप्लीट। जो ये बचे 3, ये 3, ठीक है। ऐसे ही ट्रायंगल बनाना, उसके बाद ये 3 और ये, फिर ये 3 सेम होंगे। अगर ये ट्रिक फॉलो कर लोगे कभी भी क्रॉस गलत नहीं होगा, आई एम डैम श्योर। अभी देखो स्मॉल आर दोनों में है, इसमें भी इसमें भी। स्मॉल आर से क्या पता चलता है, रिंकल्ड शेप तीनों की रिंकल्ड। एक कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई तीनों में है, तो इससे क्या होगा, मतलब कलर कौन सा है, येलो। तो रिंकल्ड येलो हमारे पास कितने हैं, 3। कितने हैं हमारे पास रिंकल्ड येलो, 3। अब ये हमने क्या देखा कि कौन सा कैसे दिखाई देता है। जब हमें ये पता चल गया कि कौन सा कैसे दिखाई देता है, तब जब हमने उनकी काउंटिंग करके रेशो बना ली, तो उस रेशो को हम क्या बोलेंगे, फिनोटिपिक रेशो। तो इसमें फिनोटिपिक रेशो जो है वो आपकी कितनी आई, फिनोटिपिक रेशो आपकी आई, फिनोटिपिक रेशो आई आपकी 9:3:3:1। ये पहले लिख देना कौन से कितने हैं, कौन से कितने हैं, फिर उसके बाद रेशो ऐसे लिख देना, तो यहाँ से अंडरस्टूड हो जाएगा कि कौन सा क्या है। अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो 1 मार्क्स आपका जाएगा, ठीक है। अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं ना, तो ऐसे ही करना है। जो ये आपके सामने फोटोग्राफ है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही है, जिसमें सेक्शन ई में आपसे पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें एक पार्ट ये भी था कि कैसे जो एक बच्चे का सेक्स है वो कोई भी पेरेंट डिसाइड नहीं करता। तो इसको हमने एक फ्लो चार्ट की हेल्प से बताना था। कैसे था क्वेश्चन, द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज अ मैटर ऑफ चांस एंड नन ऑफ द पेरेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी रिस्पांसिबल फॉर इट, जस्टिफाइड थ्रू फ्लो चार्ट ओनली। तो फ्लो चार्ट की हेल्प से आपने इसको शो करना था। देखिए लास्ट टॉपिक है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो जो अभी भी क्वेश्चन देखा उसी को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे आपने बस एक फ्लो चार्ट बता देना है। आपको पता है कि जो ह्यूमंस हैं उनके हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम रहते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। जब उनके गैमेट्स बनेंगे तो उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, 23 गैमेट्स में चले जाते हैं, है ना। तो अगर मेल की बात करें तो उसके पास भी 46 क्रोमोसोम है इन सेल, और फीमेल के अंदर भी ऐसे ही 46 क्रोमोसोम है। तो फिर जब मेल्स के गैमेट्स बनते हैं, मतलब उनके स्पर्म्स बनते हैं, तो 46 में से 23 ईच स्पर्म के पास चला जाता है। तो ऐसे ही जो फीमेल्स हैं उनके अंदर भी जो 46 हैं उनमें से 23 जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस में चले जाते हैं, उनके गैमेट यानी कि एग में चले जाते हैं। अब इसको अगर हम देखें तो इसमें पेरेंट्स में जो ये 44 लिखा है, ये क्या है, ये है ऑटोसोम्स। मतलब जो आपके बॉडी के 6 सेल्स की जगह और कोई कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, तो वो सारे ऑटोसोम्स हैं, ठीक है। ये सारे 44 ऑटोसोम्स हैं, मतलब आपकी बॉडी का और डिजाइन जो है वो इनकी वजह से है, ठीक है। तो जो ये 44 है, उनके बाद जो ये XY या फिर XX है, ये क्या है, 6 क्रोमोसोम्स हैं। मेल्स के अंदर XY होता है और फीमेल्स के अंदर XX होता है, याद रखिएगा। अब जब गैमेट्स बनेंगे तो 44 का यहाँ पर 22 रह जाएगा और यहाँ पर 22 44। तो इसमें से या तो 22 के साथ X जाएगा या फिर जाएगा Y, ये चांसेस हैं, ये इसके गैमेट्स बन सकते हैं, ठीक है, मेल्स में से। अब जो फीमेल्स हैं उनके पास क्योंकि एक ही टाइप का आप बोल सकते हो
कि सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो यहाँ से जो गेमीट्स भी बनेंगे वो भी सेम ही होंगे। तो 22 के साथ ये वाला x भी हो सकता है, 22 के साथ ये वाला x भी हो सकता है दूसरा। तो इनके पास हम कह सकते हैं इनके पास मेल्स की तरह डिफरेंट गेमीट्स नहीं होते। मेल के पास क्या होते हैं, दो डिफरेंट तरह के स्पर्म्स होते हैं, मतलब एक में x है एक में y हो सकता है, जबकि फीमेल्स के पास एक ही तरह के गेमीट्स मतलब एग होते हैं जिनमें हर बार x ही आता है। तो अगर इनका क्रॉस करेंगे तो आप ऐसे ही क्रॉस करोगे ना, आप 22 वाला छोड़ दो, वो नहीं लिखना। फीमेल्स के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये वाला और मेल्स के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये वाला, ठीक है। तो जो फीमेल्स के गेमीट्स होंगे उनको हम लिख देंगे इस तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा XX, और मेल्स के लिए XY इधर लिख देंगे। तो अगर आप इनका करोगे क्रॉस तो इसके साथ XX, इसके साथ XX और इसको इसके साथ XY, इसको इसके साथ XY। तो जो ये आपने क्रॉस बनाया इसमें आपने देखा कि दो XX वाले हैं, दो XY वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है, XX मतलब फीमेल बेबी, तो ये इनकी जनरेशन है ना। तो जो XY है इसका क्या मतलब है कि मेल बेबी पैदा होगा, मतलब यहाँ पर बेबी गर्ल, यहाँ पर बेबी बॉय। तो 50-50% चांसेस हैं कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल में से कोई भी पैदा हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, ना तो ये जो बच्चे का सेक्स है वो मदर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना ये फादर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि चांसेस कितने हैं 50-50%। अब यहाँ पर क्योंकि मेल के पास दो डिफरेंट तरह के स्पर्म्स होते हैं, वो डिसाइड करेगा कि जो बॉय है वो पैदा होगा या फिर बेबी गर्ल पैदा होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि 50-50% चांसेस हैं, बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है। तो ऐसे हम फ्लो चार्ट की हेल्प से बेबी का सेक्स जो है वो हम बता सकते हैं। तो इसी के साथ चैप्टर होता है एंड। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।